तो घर वालों को अगले ही दिन इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि मेरा किडनैप हो चुका है। तो मैं बोलता हूँ गाड़ी को रोकिए, स्टॉप द कार। बगल वाला जो होता है वो डैशबोर्ड से निकालता है पिस्टल, छोटी सी बंदूक को मुझे शो कर दिखाता है। तुम लोग अपनी मर्जी से वहाँ जाते हो, फंस जाते हो तो फिर चिल्लाने लगते हो। मैंने अपनी लोकेशन अपनी फैमिली को सेंड कर दी, भेज दी थी और नीचे लिख भी दिया था आई एम इन ट्रबल, मैं मुसीबत में फंस गया। में जो मेरे पहले से 9 लोग थे उसमें 2 इंडियंस थे। वो मुझे बताते हैं कि यहाँ पर ये कौन सी जगह है। बताते हैं कि हम लोग आप बहुत गलत जगह फंस गए हैं, ये एक स्कैम सेंटर है जहाँ पर स्कैमिंग कराई जाती है। क्या देता था खाने में? चावल मिलता था और चावल के साथ मांसाहारी खाना मिलता था, जैसे कि मेढक का सूप, क्रोकोडाइल, सांप, मतलब कुछ भी दे देते थे वो लोग। खाना जो वो लोग खाते थे वैसा ही खाना हम लोग को दे दिया जाता। दोस्तों अभी हमारे साथ गाजीपुर का एक बेटा है जो पढ़ाई लिखाई करके बाहर विदेश में कमाने गया। अच्छा खासा सैलरी भी मिल रहा था, लेकिन इसे ये नहीं पता था कि ये म्यांमार पहुंच जाएगा और किस तरीके से पहुंच जाएगा, इसके साथ क्या क्या होगा। 5 महीने थाईलैंड में रहा, किडनैप होने के बाद ये म्यांमार पहुंच गया। जी, मेरा नाम प्रदीप कुशवाहा है। प्रदीप जी, अच्छा एक बात बताइए, आप यहाँ से पढ़ाई लिखाई किए गाजीपुर से, कमाने के लिए आप पहले थाईलैंड गए थे, उसके बाद क्या क्या हुआ? जी मैं थाईलैंड में जनवरी को गया था। यहाँ से जनवरी में मैंने वहाँ 2024 जनवरी 2024 जनवरी 9 जनवरी को मैंने ज्वाइन किया था वहाँ पर एक होटल में, इंडियन होटल था। एज अ रेस्टोरेंट मैनेजर ज्वाइन किया था वहाँ पर मैंने। अच्छा हमको एक चीज़ बताइए, आप यूपी गाजीपुर के रहने वाले हैं, तो आप कैसे, मतलब थाईलैंड में आपको नौकरी कैसे लगी? क्योंकि बहुत ऐसे लड़के देख रहे होंगे जो शायद आप ही की तरफ फंसते जा रहे होंगे या फंसने वाले होंगे। नहीं, मेरा जो बैकग्राउंड था वो रेस्टोरेंट से रिलेटेड था। 4 साल मैंने अपना खुद का बिजनेस रन किया है, रेस्टोरेंट बिजनेस ग्रेटर नोएडा में, और कोविड में लॉस्ट हो गया था बिजनेस। तो उस एक्सपीरियंस के बेस पे ये जॉब मुझे मिली थी रेस्टोरेंट मैनेजर की, जहाँ पर मैंने लगभग 9 जनवरी से लेके 14 मई तक वहाँ पर जॉब की थी। अच्छा, थाईलैंड में कैसे नौकरी कैसे लगा था? नौकरी मेरी जो सोशल मीडिया लिंक्ड इन उसके थ्रू कनेक्शन हुआ था और ऑनलाइन इंटरव्यू भी हुआ था, और पूरा वर्क वीज़ा और वर्क परमिट बनने के बाद ही मैं वहाँ पर जाकर ज्वाइन किया था। मैंने पूरा लीगल प्रोसेस के थ्रू ज्वाइन किया था। फिर उसके बाद क्या हुआ? 5 मंथ आप थाईलैंड में नौकरी की, उसके बाद मतलब वहाँ सब चीज़ सही चला? थाईलैंड में सब चीज़ सही चला? हाँ, वहाँ पर सब कुछ सही था। सैलरी वगैरह कितना दे रहा था? सैलरी मेरी लगभग वहाँ पर 80,000 CTC से सैलरी थी। वहाँ पर मई जून जुलाई अगस्त ये 4 महीने ऑफ सीजन होता है। गर्मी की वजह से टूरिस्ट कम आते हैं तो रेस्टोरेंट बिजनेस डाउन हो जाता है, तो जनरली लोग इसी मौसम में स्विच करते हैं जॉब को। वहाँ पर काफ़ी, तो वहाँ पर जाने के बाद मुझे पता चला कि जो मेरा सैलरी स्ट्रक्चर है वो वहाँ के हिसाब से बहुत कम है। तो वहाँ पर मेरे कई लोकल फ्रेंड्स भी थे जो इंडियंस थे, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आपको ट्राई करना चाहिए हायर सैलरी के लिए। तो मैंने जॉब पोर्टल, जो वहाँ के लोकल जॉब पोर्टल्स हैं, सोशल मीडिया है, उसके थ्रू मैंने जॉब सर्च करना स्टार्ट किया। जी, तो लगभग 15 दिन बाद मुझे रिस्पांस आया एक सोशल मीडिया से कि एक जॉब पोजीशन खाली है रेस्टोरेंट मैनेजर के लिए, माइसोट नाम की एक जगह है थाईलैंड में, वहाँ पर। तो फिर मैंने उसमें लिखा कि यस आई एम इंटरेस्टेड। तो फिर मैंने उसमें हामी भरी कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ इस जॉब के लिए, क्योंकि वो रेस्टोरेंट इंडियन रेस्टोरेंट के लिए था। ये सैलरी वगैरह बताया? हाँ, सैलरी भी बताया। सैलरी लगभग अभी करंट सैलरी से 40% का हाइक था उसमें। तो मुझे लगा कि ये जेन्युइन सैलरी है, जेन्युइन जॉब है, ऑफर है। तो फिर मैंने हामी भरी, तो वहाँ से रिस्पॉन्स आया कि अपना व्हाट्सअप नंबर सेंड कीजिए। तो मैंने व्हाट्सअप नंबर सेंड किया, तो उसके बाद व्हाट्सअप पे रिस्पॉन्स आया कि आप अपना रिज्यूमे मुझे भेजिए। रिज्यूमे मैंने भेजा उनको। तो रिज्यूमे भेजने के बाद वहाँ से मेरे पास कॉल आती है कि पहले इंग्लिश में ही बोल रहा होता है वहाँ पे जो बंदा होता है। आप भी अंग्रेजी वगैरह तो जानते मैंने अंग्रेजी में बताया, तो उन्होंने पूछा यही कि अंग्रेजी में कि आप कहाँ जॉब करते हैं, क्या कर रहे हैं। मैंने सारी चीज़ें बताई। फिर उन्होंने बताया कि ये भी इंडियन रेस्टोरेंट ही है, आपको इंडियन रेस्टोरेंट पूरा मैनेज करना है, और ये माइसोट नाम की लोकेशन पर है, और हम इंडियन ही पर्सन खोज रहे हैं क्योंकि इंडियन खाने की समझ उनको ज़्यादा होती है, इसी टाइप का। तो मुझे लगा कि और वो भी इंडियन था जिसने मुझे फ़ोन किया था। हाँ, तो उसने बोला मैं भी इंडियन हूँ, मैं भी उस रेस्टोरेंट में जॉब करता हूँ। मैं एज ए HR, जो मेरे मालिक हैं वो US के, एज ए HR मैं हैंडल करता हूँ सारी चीज़ें। तो मुझे ट्रस्ट हुआ कि हाँ हो सकता है कि भाई जेन्युइन आदमी है।
तो ये नौकरी वोकरी का जब आप अगला बात कर रहे थे तो फैमिली वैमिली से बातचीत हो रही थी, कम्युनिकेशन था, आपने बताया था इन लोगों को? नहीं, इस चीज़ के बारे में नहीं बताया था कि मैं जॉब सर्च कर रहा हूँ। सरप्राइज दें। मैं सोचा था कि जॉब चेंज हो जाएगी तो फिर उसके बाद बताएं, क्योंकि घर वालों को लगता है कि अब इस सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था कि वहाँ पर क्या चल रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि जॉब अगर ज्वाइन कर लूँगा जब, क्योंकि उन्होंने बोला कि आपका पहले एक ऑडियो इंटरव्यू होगा जो हमारे बॉस लेंगे। अगर आपका ऑडियो इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो आपको हम लोग दोबारा बुलाएंगे फिजिकल इंटरव्यू के लिए, तब आपको मैसोट आना पड़ेगा। तो उन्होंने उसी दिन मेरा ऑडियो इंटरव्यू लिया 12 तारीख को, 12 मई को। ऑडियो इंटरव्यू के 5 घंटे बाद फ़ोन आया कि आपका सिलेक्शन हो गया है ऑडियो इंटरव्यू में, 80% आपका जॉब कंफर्म है, बस आपका अब फिजिकल इंटरव्यू लेना बाकी है, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका हाव भाव कैसा है, क्योंकि आप मैनेजर हैं, आप कस्टमर हैंडल करेंगे। उन्होंने ऐसा कुछ बोला। फिर उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे लोकेशन भेज दी, तो मैंने लोकेशन देखा तो देखा कि जो जगह थी वो म्यांमार से 60 किलोमीटर बॉर्डर पर थी। तो मुझे लगा कि वो तो कंट्री है, वो अलग कंट्री है, बॉर्डर तो अपना सेफ ही होता है, वहाँ की अलग अपनी आर्मी होगी। तो मुझे मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच रहा था कि म्यांमार से उसका क्या कनेक्शन है या वहाँ पर सेफ है या अनसेफ है। मुझे लगा कि कोई बात नहीं, ये तो थाईलैंड की कंट्री है, क्योंकि मेरा 5 साल का जो एक्सपीरियंस था वहाँ पे, 5 महीने का सॉरी, वो बहुत बेहतरीन था। वहाँ के लोग, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया था, और खासकर जो बाहर से आने वाले लोग थे उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा था वहाँ का माहौल। तो वही सोचकर मैं वहाँ भी चला गया इंटरव्यू देने। जब लोकेशन पे वहाँ पहुँचता हूँ तो एचआर को फ़ोन लगाता हूँ कि मैं आपकी दी हुई लोकेशन पे पहुँच गया हूँ। फिर उसने मुझे बताया कि आपको पिकअप करने गाड़ी आएगी जो आपको रेस्टोरेंट तक लेकर जाएगी। तो मैंने बोला कि आप वहाँ की भी लोकेशन भेज दीजिए ताकि मैं वहाँ जा सकूँ। तो उसने बताया कि कोई बात नहीं, ड्राइवर आपको लेकर चला जाएगा, वो एयरपोर्ट के पास में ही है। वहाँ पे माइसोट में भी एयरपोर्ट था एक। तो मैंने क्या किया कि अपने मोबाइल में लोकेशन डाल दी एयरपोर्ट। फिर गाड़ी वाला आता है, एक गाड़ी आती है, वो उसके हाथ में मोबाइल था। ये गाड़ी कैसी गाड़ी रहती है? नॉर्मल सेडान गाड़ी रहती है। गाड़ी आती है, गाड़ी से 2 बंदे निकलते हैं, वो भी वहीं के थे, एक थाईलैंड का था, एक म्यांमार का था उसमें। तो उन्होंने मुझे फ़ोटो दिखाई मेरी, उनके मोबाइल में थी, तो कंफर्म किया कि वो पर्सन मैं ही हूँ या नहीं। तो मैंने कहा यस ये मैं ही हूँ। फिर मैंने एचआर को दोबारा फ़ोन लगाया कि 2 लोग इस गाड़ी नंबर से आए हैं मुझे लेने। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए गाड़ी में। फिर मैं गाड़ी में बैठ जाता हूँ। फिर गाड़ी स्पीड में, खूब रफ्तार में जा रही होती है। तो अब जब मैंने जीपीएस देखा अपना, तो देखा कि एयरपोर्ट लोकेशन पे जाना चाहिए, वो अपोजिट लोकेशन में गाड़ी जा रही है। तो मैंने उसको बोला कि भाई गाड़ी जो है आपकी गलत दिशा में। मैंने ड्राइवर को पीछे से हाथ मारा। मैंने बोला कि भाई हम लोग गाड़ी में सिर्फ आप थे और 2 और 2 आगे बैठे थे, मैं पीछे था। हाँ, मैं कहा गाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, हम गलत जा रहे हैं। तो जवाब नहीं देता है। फिर मैं दोबारा बार बार वही बात बोलता हूँ, तो जवाब नहीं दे रहा। तो मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। तो मैं बोलता हूँ गाड़ी को रोकिए, स्टॉप द कार। तो गाड़ी नहीं रोकते हैं। मैं फिर से बोलता हूँ गाड़ी स्टॉप द कार, तो गाड़ी नहीं रोकते। और बगल वाला जो होता है वो डैशबोर्ड से निकालता है पिस्टल, छोटी सी बंदूक को मुझे शो कर दिखाता है। मतलब आपको बंदूक दिखाया? बंदूक दिखाया उसने और बोला कि मैं बोला नहीं, उसको इंग्लिश शायद नहीं आती थी। उसने इशारा किया कि चुप रहो, इसे ऐसा का सिंबल किया और बैठने का इशारा किया कि अपनी सीट पे बैठे रहो। फिर मैं समझ गया कि सिचुएशन बहुत गंभीर है और मैं बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंस गया हूँ। तो फिर उन्होंने जैसा बोला मैं वैसा ही फॉलो करता रहा। फिर वो 35-40 मिनट तक गाड़ी चलती रही। उसके बाद जंगल के रास्ते से होते हुए पहाड़ों के बीच में से गाड़ी एक नदी के किनारे पहुंचती है। वहाँ पर फिर मुझे उतारते हैं। वहाँ पर पहले से ही 7-8 लोग आए हुए थे, वो मुझे रिसीव करते हैं। फिर नदी के किनारे लेकर जाते हैं, वहाँ पर एक नाव खड़ी थी, नाव में मुझे बैठाते हैं ज़बरदस्ती, फिर दूसरी तरफ लेके जाते हैं। जी, जब नाव में आप बैठे तो उस वक्त आपको क्या लगा, क्या दिमाग में आया, क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं ये समझ रहा था कि हाँ, मैंने मोबाइल देखा था, मोबाइल मेरे हाथ में ही था उस समय, और मोबाइल में मैं देख रहा था कि ये बॉर्डर है एकदम म्यांमार का। अगर मैं इस नदी को पार कर जाता हूँ तो मैं म्यांमार में चला जाऊँगा। अब मैं समझ गया था इलीगली मुझे म्यांमार में ले जाया जा रहा है। अब किस वजह से ले जाया जा रहा है मुझे ये नहीं, बिल्कुल आइडिया नहीं। डर तो लग रहा होगा डर भैया। बहुत ज़्यादा लग रहा था, मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा चल रही थी, लेकिन इतना पता था कि जो ये बोल रहे हैं वो फॉलो करना है। ये तो मार देगा ये लोग। हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे उनके पास हथियार हैं, सब कुछ है, मैं कुछ नहीं कर सकता उनके आगे। तो मुझे बस इतना पता था कि इनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, फिलहाल जो जैसा बोल रहे हैं वैसा करते जाओ। फिर उन्होंने मुझे नदी पार कराई। नदी जैसे ही पार मैंने किया, नदी चढ़ाई पर होती है ना, चढ़ाई पे जब ऊपर गया तो देखा बहुत सारे आर्मी वाले पर्सन AK-47 गन लेकर चहलकदमी कर रहे हैं।
किसी चीज़ का, मतलब पहरेदारी कर रहे थे। तब मुझे लगा कि ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है, मतलब मेरी अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, लेकिन ये पता चल गया कि मैं किडनैप हो गया हूँ गलत जगह पर। फिर वहाँ पे दोबारा एक कार आती है, बगल में एक बहुत अच्छी बिल्डिंग रहती है, उस बिल्डिंग में लेके कार जाती है। मेन गेट पर मेरा सारा सामान, बैग वैग रहता है, वो जब्त कर लेते हैं, मेरा मोबाइल भी ले लेते हैं। फिर उसके बाद मैं अंदर जाता हूँ ऑफिस में। ऑफिस में एक वाइट कलर की बिल्डिंग थी, वहाँ पर एंट्री करता हूँ। बहुत बड़ा ऑफिस है, एसी फुल्ली, जैसे कॉल सेंटर ऑफिस होते हैं, सब लोग उसमें, सब चकाचक एकदम लग्जरी ऑफिस। बहुत लग्जरी ऑफिस। और लगभग 150-200 लोग अपने अपने केबिन में बैठे हुए हैं और कंप्यूटर पे जॉब काम कर रहे हैं। और सभी लोग केवल स्क्रीन पर देख रहे हैं, कोई इधर उधर कोई किसी से बातचीत भी नहीं कर रहा है। फिर वहीं पर एक खाली टेबल पे मैं बैठ जाता हूँ, मुझे बैठा देते हैं वो लोग। फिर 2 चाइनीज़ आते हैं, उनके साथ एक ट्रांसलेटर आता है जो इंग्लिश में बातचीत करता था। तो ट्रांसलेटर मुझसे इंग्लिश में बोलता है कि तुम्हें कंप्यूटर चलाना आता है या नहीं। तो मैंने बताया कि हाँ, मुझे एवरेज नॉलेज है। तो फिर चाइनीज़ पूछता है टाइपिंग स्पीड के बारे में, टाइपिंग स्पीड कितनी है। तो मैं बताता हूँ कि मैंने कभी चेक नहीं किया अपनी टाइपिंग स्पीड। फिर उसने इशारा किया मुझे जाने का। फिर वहाँ से एक चाइनीज़ मुझे लेके जाता है दूसरी बिल्डिंग में, रेजिडेंशियल बिल्डिंग होती है। उस बिल्डिंग में चौथे फ्लोर पे मेरा कमरा मुझे दिखा दिया जाता है। इस तो आपको रूम भी दिया जाता है वहाँ हाँ, पे? उस रूम में 9 लोग पहले से थे, मैं 10वां था। कितना बड़ा रूम रहता है? लगभग इसी रूम के बराबर 8 बाई 10 का रूम था। और मतलब इतना या इससे छोटा? इससे छोटा ही था, बड़ा नहीं था। और 10 लोग इधर रह रहे थे हाँ, ऐसे 10 में? लोग। उसमें बेडिंग टाइप का था, ऊपर नीचे सोने के लिए। उसमें एक लैट्रिन बाथरूम था और उसमें 10 लोग रहते थे। खाना वाना देता था? खाना मिलता था 2 टाइम, 2 टाइम वहाँ खाना मिलता क्या था। देता था खाने में? खाने में वहाँ पर चावल मिलता था और चावल के साथ मांसाहारी खाना मिलता था, जैसे कि मेढक का सूप, क्रोकोडाइल, सांप, मतलब कुछ भी दे देते थे वो लोग। खाना जो वो लोग खाते थे वैसा ही खाना हम लोग को दे दिया जाता आप था। खाते थे वो सारी? नहीं, हम लोग नहीं खाते थे। नहीं खाते थे? हम इंडियन तो नहीं खाते? नहीं, इंडियंस कोई नहीं खाता था। सुअर बना कर देते थे, कभी कुछ बनाकर। तो जनरली हम लोग क्या करते थे, चावल में नमक डाल के, पानी डाल के उसी के साथ खा लेते थे। हम लोग का यही, मतलब बेसिक फूड यही था। हफ्ते में 1 आध बार अंडे मिल जाते थे, अदरवाइज नॉर्मली यही फूड था उनका, जो भी उनको मिल जाता था। चाइनीज़ और म्यांमार का फूड यही है उनका। उसके बाद जब मैं रूम में जाता हूँ तो रूम में जो मेरे पहले से 9 लोग थे, उसमें 2 इंडियंस थे। वो मुझे बताते हैं कि यहाँ पर ये कौन सी जगह है। बताते हैं कि हम लोग आप बहुत गलत जगह फंस गए हैं। ये एक स्कैम सेंटर है जहाँ पर स्कैमिंग कराई जाती है हम लोगों से। जैसे आपको जबरन आपसे स्कैमिंग कराई जाएगी, आपको लोगों को ठगना होगा, उनसे पैसे ऐंठने होंगे। मतलब कैसे पैसे ऐंठने होंगे, किस टाइप से? जैसे कि आपको क्या होता है कि एक लड़की की प्रोफाइल बनाकर दी जाएगी लड़की? व्हाट्सएप पे। हाँ, फिर आपको 10-15 नंबर दे दिए जाएंगे ऑल ओवर वर्ल्ड से, खासकर अमीर कंट्रीज के, गल्फ कंट्रीज के, यूरोपियन कंट्रीज के। फिर उनसे आपको कम्युनिकेट करना होता है बातचीत करके। मतलब वो फंसाना है, फिर पैसे ऐंठना फिर है। 3 दिन तक बात करनी होती है। जब कॉन्फिडेंस में वो आपके आ जाते हैं, फिर आपको उनसे एक ऐप इंस्टॉल करवाना होता था। लिंक भेजेंगे, वो ऐप इंस्टॉल करेंगे। फिर ऐप इंस्टॉल करने तक हमारा काम खत्म हो जाता है। उसके बाद वो चाइनीज़ हैंडल करते थे। हमारे जितने भी बॉस थे, सबके सबके सब चाइनीज़ थे, सारे के सारे। अच्छा, तो ये वहाँ के लोग जो आप बता रहे हैं कि हमारे साथ रहते थे, वहाँ पे कैसे कैसे किस कंट्री के लोग रहते थे? इंडियन कितने थे? वहाँ पर जब मैं गया था उस समय लगभग 17-18 इंडियंस थे। 17-18 इंडियंस? मतलब हमारे देश के लोग वहाँ पे इतने फंसे हुए फंसे हुए थे पहले से ही। प्लस टोटल उस कैंपस की बात करें तो उस कैंपस में लगभग 500 से 600 लोग थे उस कैंपस के अंदर। मतलब क्या हमारे देश के? नहीं, अलग अलग टोटल कंट्री के मिला के जिनसे काम कराया जाता था। तो ये कौन कौन से कंट्री के ऑलमोस्ट आपको याद होगा तो? एशियन कंट्री तो सारी थी, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया। फिर उसके बाद अफ्रीका, घाना, इथोपिया, मोरक्को, कई कंट्रीज थी। लगभग हर कंट्रीज से, सबसे ज़्यादा इथोपिया से थे, लगभग 150-200 लोग इथोपिया से फंसे हुए थे। अफ्रीकन कंट्रीज के लोग ज़्यादा फंसे हुए थे। उसके बाद वहाँ पर मेरे रूम पार्टनर्स ने मुझे ये भी बताया कि अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो जो बोलते हैं करना पड़ेगा। अगर आपने थोड़ा सा भी एक्सक्यूज़ किया तो ये फिजिकल टॉर्चर करेंगे आपको। फिजिकल टॉर्चर का मतलब कि आपको हंटर से मारा जाएगा, कुर्सी में बांध के से झटके दिए जाएंगे, डंडों से मारा जाएगा, जो भी हो सकता है उनके, जैसा आप उस समय उनका रिएक्शन होगा, जो भी उनके मूड पे रहेगा वैसा वो आपके को पनिशमेंट देंगे। तो जैसा वो बोलते हैं वैसा आपको करते जाना है। कुछ भी आप वो मत करना, एक्सक्यूज़ मत करना या विरोध मत करना उनका, क्योंकि वो कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास।
फिर मैं जो हमारा वर्किंग आवर था वो शाम को 5 बजे से लेकर सुबह अगले दिन 9 बजे तक, रात भर काम। रात भर लगभग 16.5-17 घंटे हम लोग तो फिर आप काम करते थे? काम करते थे। हाँ, करना पड़ता था। फिर मैं अगले दिन जब जाता हूँ तो वहाँ पे चाइनीज मुझे बोलते हैं कि 2 हफ्ते आपको हम ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग में आपको ये सिखाया जाएगा कि स्कैम करना कैसे है। फिर 15 दिन के बाद जब आप प्रिपेयर हो जाएंगे तब हम आपको काम देंगे। तो ऐसे में आपने बहुत लोगों को इंस्टॉल करवाया होगा ऐप वगैरह? नहीं, क्योंकि वहाँ पर, हाँ जाहिर सी बात है, उनका वहाँ तक का काम तो वो तो करना ही पड़ेगा मुझे। 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद जब मुझे लगा दिया गया काम पे, क्योंकि उनका रूल था अगर आप 3 दिन के अंदर एक कस्टमर कन्वर्ट नहीं करेंगे तो आपको टॉर्चर रूम में भेजा जाएगा। सिंपल सा एकदम रूल ये था। मतलब अकाउंट हैक करके पैसे वैसे ले लेते नहीं हैं था। वो लोग जो करते थे? हाँ, वो उनका काम था। वो इसीलिए लोगों को बुलाते थे, किडनैप करके लाते थे ताकि हम अकाउंट हैक करके पैसे ले सकें। उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट यही थी कि सामने वाले को कंप्यूटर आना चाहिए और इंग्लिश में बात करनी आनी चाहिए, क्योंकि वही रिक्वायरमेंट चैटिंग के टाइम पे काम आती थी, क्योंकि आपको ऑल ओवर वर्ल्ड इंग्लिश क्या है, ग्लोबल लैंग्वेज है, तो उसी के थ्रू काम होता था सारा। तो यहाँ तक तो यही काम था उनका। अगर आप काम करने से मना करते हैं तो फिर आपको वही टॉर्चर रूम में ले जाए। कभी कभी तो सबके सामने ही मारा जाता था, दिखाने के लिए, लोगों के अंदर डर पैदा करने के लिए। अच्छा, ऐसे में तो आपको लगता होगा कि यहाँ से निकलना पड़ेगा, कैसे निकले? फैमिली को भी कुछ पता नहीं है, आपकी शादी भी हो गई है, बच्चे भी हैं आपके, तो उस वक्त लगता था कि भाई कैसे इन्फॉर्म करे अपने माता पिता, अपनी पत्नी को कि हम जिंदा हैं? नहीं, क्योंकि लोगों को डर भी लग रहा होगा फैमिली वाले को कि पता नहीं बेटा है कि मैं नहीं। नदी पार कर रहा था तो उस समय मोबाइल मेरे हाथ ही में था। हाँ। तो उस टाइम ही मैंने अपनी लोकेशन अपनी फैमिली को भेज दी थी, और नीचे लिख भी दिया था आई एम इन ट्रबल, मैं मुसीबत में फंस गया हूँ। और मैंने थाईलैंड में जहाँ जॉब करता था वहाँ भी एक एम्प्लॉय को मैंने भेज दिया था लोकेशन के साथ कि मैं फंस गया हूँ गलत लोकेशन पे। तो ऑलरेडी घर वालों को इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि मैं थाईलैंड म्यांमार में फंस गया हूँ पर्टिकुलर लोकेशन पे। उसके बाद मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, तो घर वालों को अगले ही दिन इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि मेरा किडनैप हो चुका है। फिर किडनैप होने के 2 दिन बाद मुझे मोबाइल मिलता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो मोबाइल चोरी से, हाँ चोरी से रखते थे। क्योंकि होता कहीं भी आप रहते तो धीरे धीरे कोई ना कोई हैक निकल जाता है। तो जो पुराने लोग थे वो मोबाइल अपना फोन से रखते थे अपने घरों पे बातचीत करने के लिए। तो ये कौन देता था वहां पे फोन? वही उन्हीं के अपने लोग? मार के जो छोटे लेवल के क्लीनिंग स्टाफ होते थे वो मोबाइल चुरा लेते थे, अच्छा। क्योंकि उनकी सैलरी ज़्यादा होती नहीं थी तो मोबाइल को बेच देते थे। तो सिम कार्ड अपने नाम से ही इशू करके आपको सिम उसमें इंस्टॉल करके दे देते थे, तो मोबाइल वहाँ मिल जाता था। तो उन्हीं से मैंने फ़ोन लेके अपने घर वालों से बातचीत की, घर वालों को बताया कि मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी मुझे पता चला कि वहाँ पर घर जाने के लिए वो 10 लाख की डिमांड करते हैं, कम से कम 10 लाख रुपए आपको ये चीज पता चल गया कि मतलब घर भेजने के लिए पैसे भी वो लोग मांगते हैं? कि कम से कम 10 लाख मांगते हैं। आप जितने ज़्यादा टैलेंटेड होंगे, जितना अच्छा काम कर रहे हैं, उतना ज़्यादा पैसा मांगते हैं। आपको कुछ नहीं आता तो 10 लाख। मतलब वहां से अगर कोई निकलना चाहे तो पैसे दे करके निकल सकता है म्यांमार में, जिस तरीके से आप किडनैप हुए? वो मूड पर है उनके। अगर हाँ, क्योंकि मैंने उनको ये ऑफर दिया था कि मैंने कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता, प्लीज़ मुझे घर जाने दीजिए। तो बोले कि नहीं, हमें तुम्हारी ज़रूरत, हमें मैन पावर की ज़रूरत है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप काम चाहिए। तो उन्होंने सीधे सीधे मुंह डिनाई कर दिया उस टाइम पे, जब मैंने स्टार्टिंग में 2-3 दिन काम किया उसी के बाद। क्योंकि मैंने देखा मेरे सामने टॉर्चर चल रहा है, मारा पीटा जा रहा है। मतलब देखते थे आप हर दिन कि उसको मार रहा है तो उसको मार रहा है? सरप्राइज हो रहा था कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। मतलब कंप्यूटर पे बैठ के पहली बार सुना व्हाइट कॉलर जॉब में ऐसे मारा पीटा जा रहा है लोगों को। तो आपको तो लगता हो कहीं हमको ना मारे, हम मेरे साथ मारपीट? सिंपल सी बात है, हर आदमी यही डरता था, उसी डर से लोग काम करते थे। वो डर का ही काम था कि आप बिना डरे कोई काम ही नहीं करेगा, फिर तो स्कैम का काम कौन करना चाहता फिर है। आपने मतलब आपके पास फोन था तो आप किस तरीके से वहां से निकलना चाहें ये बताइए? काफ़ी टाइम जब हो गया, मैंने लगभग 1 महीना जॉब किया, तो फिर मुझे भी लगा कि मुझे भी मोबाइल फ़ोन यहाँ पे, क्योंकि पैसे नहीं थे मेरे पास उतने, तो मैंने अपने जो रूम्स में इंडियंस थे उनके साथ मैंने बातचीत की। तो हम तीनों ने मिलकर कुछ पैसे इकट्ठा किए जो हमारे पास पहले से थे। उस पैसे से हमने एक मोबाइल खरीदा। फिर उस मोबाइल खरीदने के बाद हमारी घर पे रेगुलर बातचीत होनी शुरू हो गई। हर पर डे हम सुबह सुबह अपने घर वालों से, जब भी ऑफिस से वापस आते थे, अपने घर वालों से बातचीत करते थे। तो घर वालों ने ही हमें एम्बेसी का नंबर दिया कि म्यांमार एम्बेसी का नंबर है, ये नंबर है। तो सबसे पहले मैंने वही बैंकॉक एम्बेसी को फ़ोन लगाया। तो बैंकॉक एम्बेसी को मैंने बताया कि मैं प्रदीप कुशवाहा बोल रहा हूँ और मैं ऐसी ऐसी सिचुएशन में फंस गया हूँ और मैं म्यांमार में हूँ और ये मेरी लोकेशन है।
तो वहाँ से रिस्पॉन्स ये आता है कि तुम लोग अपनी मर्जी से वहाँ जाते हो, फंस जाते हो तो फिर चिल्लाने लगते हो, कंप्लेंट करने लगते हो। ये तो मैंने कहा सर मैं कोई अपनी मर्जी से म्यांमार थोड़ी आया हूँ, ना मेरे पास वीज़ा है ना कुछ है। मैं मतलब वहां पे कोई रिस्पांस नहीं किया गया? वो बदतमीजी से बात कर रहे थे हमसे। मतलब आपने बताया कि आप किडनैप हो गए, फिर भी वो लोग बदतमीजी से बात कर रहे थे? कर रहे थे मुझसे कि तुम कोई नए आदमी नहीं हो, पहली बार नहीं फंसे हो, तुम्हारे जैसे बहुत फंसे हुए हैं। मैंने कहा सर तो बहुत फंसे हैं उसका क्या मतलब, आप हमारी हेल्प नहीं करेंगे? कह रहे देखो भाई सिंपल सी बात है, आप म्यांमार में हो, हम थाईलैंड में हैं, तो थाईलैंड एम्बेसी आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। आप एक काम कीजिए, आप म्यांमार एम्बेसी से बात कीजिए। तो म्यांमार एम्बेसी का मैं उन्होंने नंबर दिया, तो जो ऑलरेडी मेरे घर वालों ने मुझे दे रखा था। तो म्यांमार एम्बेसी में वीके सिंह नाम थे जो राजदूत थे, उसको मैंने फ़ोन लगाया तो उधर से रिप्लाई आया व्हाट्सएप पे कि आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू बात कीजिए, फ़ोन कॉल मैं अटेंड नहीं कर सकता। फिर मैंने मैसेज भेजा कि मैं प्रदीप बोल रहा हूँ और मैं ऐसी सी जगह पर फंस गया हूँ। अपना लोकेशन भेजा, अपना पासपोर्ट का फ़ोटो भेजा, दोनों भेजा। तो उन्होंने बोला कि आपकी कंप्लेंट ऑलरेडी आपके फैमिली वालों ने हमें दे दी है। एक काम कीजिए, अगर आप लोग चाहते हो जल्दी रेस्क्यू होना तो जितने ज़्यादा इंडियंस की पासपोर्ट मुझे भेजना है भेज दीजिए, और अगर संख्या ज़्यादा रहेगी तो हम सरकार पे प्रेशर बना के रेस्क्यू ऑपरेशन करा सकते हैं। मतलब म्यांमार एम्बेसी वाले बोले ये सब? हाँ मुझसे बोले, मतलब आपको लगा कि सपोर्ट करेंगे सपोर्ट हमारा? करेंगे। और बोला ये भी बोला कि अगर और ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं तो वहाँ के कुछ वीडियोस जो आप लोग आपसे काम करा रहे हैं, मार पीट रहे हैं, उनके वीडियोस बनाकर भेजिए ताकि हम लोग उनके ऊपर कार्रवाई करके प्रूफ दे सकें और आपको रेस्क्यू करा सकें। तो मैंने कहा सर ये काम तो बहुत ही मतलब डेंजरस है, इसमें जान भी जा सकती, जोखिम भरा काम है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, अगर मुझसे हो पाएगा तो मैं करूंगा। तो मोबाइल फ़ोन था मेरे पास, तो मैंने क्या किया, वहाँ पे जितने इंडियंस थे, जब तक उस समय तक 47 इंडियंस वहाँ आ चुके थे, 47 पर डे, एक दो इंडियंस आ रहे थे। 3 महीने में इतने इंडियंस आ 47 गए? इंडियन थे वहाँ पर, हाँ 47 से ऊपर ही थे, मुझे सबका पता नहीं। खाना खाने जब हम कैंटीन में जाते थे तो वहीं मुलाकात हमारी होती थी। तो मैं वहाँ के लोगों को कन्विंस कर किया कि भाई देखो ऐसा ऐसा है कि हम लोग अगर पासपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा एक सोर्स से भेजेंगे तो एक्शन होने के चांसेस हैं। तो सब लोग ट्रस्ट नहीं करते एक दूसरे पे, तो जितने लोगों ने मुझे ट्रस्ट किया उन्होंने अपना पासपोर्ट दिया, मैंने उनकी फ़ोटो खींच के भेजी। 22-23 लोग की पासपोर्ट मैंने खींच कर म्यांमार एम्बेसी को भेजी, अपने घर वालों को भेजी, फिर और वहाँ थाईलैंड एम्बेसी को भेजी, सबको भेजी वहाँ पर। उसके बाद एक दिन 28 जून, 28 जून थी शायद, हाँ 28 जून या 27 जून को मैं मोबाइल लेके ऑफिस चला जाता हूँ। मैं सोचता हूँ आज वीडियो बनाते हैं। तो मैंने पूरा प्रोसेस किया अपने, मुझे पता था कि मैं किस लोकेशन पे बैठा हूँ और कैसे बना सकता हूँ। मैंने स्टडी किया 2-3 दिन कि कैसे बनाया जा सकता है, तो उसी प्लान के अकॉर्डिंग मैं वीडियो सारी बना लेता हूँ। अब बनाता हूँ, क्लिप बनाता हूँ छोटी छोटी, 15 सेकंड की, 20 सेकंड की, जिसमें सभी जो हम पे टॉर्चर करते थे, मारते पीटते थे, उनकी भी फ़ोटो, ऑफिस की फ़ोटो सब थी। बनाता हूँ और उसको वीके सिंह जो थाईलैंड के म्यांमार के राजदूत थे उनको सेंड कर देता हूँ व्हाट्सएप पे। तो वो बोलते भी कि थैंक यू वेरी मच, तुमने बहुत अच्छा काम किया, हम अब जल्दी से जल्दी कोई ना कोई एक्शन लेंगे। फिर 1 जुलाई का दिन था, मैं काम कर रहा था अपनी बेंच पे बैठ के, और 1 जुलाई को सिक्योरिटी गार्ड आते हैं और मुझे मेरी बेंच से उठा ले जाते हैं, मतलब चेयर से, और चेयर से उठा के सीधे टॉर्चर रूम में लेके चले जाते हैं। टॉर्चर रूम में जैसे ही मैं एंट्री करता हूँ, वहाँ पर 6-7 चाइनीज़ हंटर, डंडे, करंट वाले, शॉक वाले डंडे सब लेके खड़े थे। घुसते ही मुझसे कुछ पूछ भी नहीं, मारना शुरू कर दिया मुझे वहाँ पर। दरवाज़ा बंद हो गया, इससे इसका आधा कमरा था, वो छोटा सा कमरा था, उस कमरे में भागने की भी जगह नहीं थी। तो वो बेमुरव्वत मारना शुरू कर दिए हम लोग, जहाँ कहाँ पड़ रही है उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कोई करंट के झटके दे रहा है, कोई मार रहा है, कोई हंटर बरसा रहा है। मतलब 5-10 मिनट में मेरी ये हालत होगी, मैं अधमरा हो गया था। फिर उन्होंने मेरे से ये बोला कि तुम्हारे फ़ोन से हमने, तुम्हारे रूम से हमने एक फ़ोन जब्त किया है और तुम्हारे फ़ोन में हमें कुछ वीडियोस मिले हैं, उस वीडियोस में तुमने ये सारे काम किया है, तो इस वजह से हम तुम्हें पीट रहे हैं। तो उन्होंने इतना मारा मुझे, मैं अधमरा हो गया था। तो उस मारते समय उनका एक डंडा मेरे सर पे भी लगा और मेरा सर फट गया उसी टाइम पे, फट गया। इतना कुछ झेले हुए हैं भैया। खून जब बहने लगा तो उनको लगा कहीं ये मर न जाए, तो उन्होंने मुझे उठाया और क्लिनिक के लिए भेज दिया। तो 2 गार्ड आए और मुझे क्लिनिक लेके गए। क्लिनिक पे मुझे टाँका लगाया गया, पेन किलर तक नहीं दी उन्होंने, दवाई वाई कुछ नहीं दी, बस टाँका लगाया और वापस लाके उसी रूम में
छोड़ दिया। रात के लगभग 11-12 बज रहे होंगे उस टाइम पे, और बारिश हो रही थी। फिर 1 जुलाई का दिन था वो। फिर मेरी आँख खुली जिस दिन, शायद उस दिन क्लीनिंग स्टाफ सफाई करने आया था रूम की, क्योंकि खून उनके धब्बे पड़े हुए थे। तो साफ सफाई करने जब आए तो मैंने उनसे पूछा कि आज कौन सा दिन है, तो उन्होंने बताया कि आज 3 जुलाई है। 2 जुलाई में पूरा बेहोश था, मतलब मुझे होश ही नहीं था मैं कहाँ पर हूँ। फिर मैंने उनसे बोला कि मुझे प्यास लगी है, तो बोतल का पानी लेके मुझे आते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि वो मुझे हाथ में थमाते, तो मेरे हाथ में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं हाथ उठाकर वो बोतल पकड़ सकूँ, मेरे हाथ में जान ही नहीं थी। तो उन्होंने मेरे मुंह में पानी डाला, मैं लेटा हुआ था फर्श पे इसी तरह। फिर खाने के लिए मैंने कुछ मांगा कि मुझे भूख भी लगी, तो उन्होंने सेब ला कर एक दिया मुझे, वही बगल में रख दिया और चले गए। फिर जब थोड़ी सी जान आई तो कि जैसे तैसे करके वो सेब मैंने उठाया और उसको धीरे धीरे 1-1.5 घंटे में खाया पूरा सेब। फिर शाम हुई दोबारा, शाम को फिर वो सारे चाइनीज आ जाते हैं मेरे रूम में। फिर सवाल पूछना शुरू करते हैं कि तुमने वो वीडियोस किसे किसे भेजा। तो मैंने पहले ही दिमाग में प्लानिंग कर लिया था कि अगर वो मुझसे पूछेंगे तो मुझे क्या जवाब, जाहिर सी बात है कि वो सवाल ये पूछेंगे ही पूछेंगे। तो मैंने पहले ही प्लान किया हुआ था कि मुझे जवाब क्या देना है। तो मैंने बताया कि घर वीडियोस मैंने अपने वाइफ को भेजा, अपने घर वालों को भेजा था।